बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशिएंट। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरह रहमान है कुरान मजीद की एक आयत जिसकी कुरान मजीद की एक सूरा है जिसकी एक आयत है फबिय्यु अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान देन व्हिच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल इट नैप। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? नहीं, हम कोई नहीं झुटलाएंगे। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान है। शुरू करते हैं अल्लाह के बरकत नाम से कि अल्लाह ताला हमें कोशिश दे कि हम इस चीज़ को समझ सकें, हम इस लेक्चर को समझ सकें। और फवाद भाई, आपने लास्ट लेक्चर अगर मिस किया हुआ है तो आपके पास ईमेल में होगा, जमान मैंने दे दिया होगा। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमने 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। ई कॉमर्स एसईओ ऑडिट, गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेब मास्टर टूल। जो गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेब मास्टर टूल है वो थोड़ा सा बिगिनर्स टच के लिए है कि जिनको अगर नहीं पता उनके लिए। जो ई कॉमर्स और एसईओ ऑडिट है वो एडवांस थोड़ा सा है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने सोचा था कि हम इसके ऊपर ना एक लेक्चर रखेंगे और इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है आज का। स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स एसईओ के नाम से, अगली स्लाइड से। ई कॉमर्स एसईओ आज हमने जी पहले डिस्कस करना है। ई कॉमर्स एसईओ व्हाट इज़ ई कॉमर्स? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपने कारोबार करना है ओवर द इंटरनेट, इसे ई कॉमर्स कहते हैं। देखें, हम घर में हम अगर हम अपने दुकान खोल के कारोबार कर रहे हैं, इसे कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स इज डूइंग बिजनेस एक्टिविटी। जब हम ऑनलाइन करते हैं तो ये ई कॉमर्स हो जाता है। अब जब हम कहते हैं कि ई कॉमर्स एसईओ क्या है, तो जनाब जो आपने ई कॉमर्स की साइट है उसकी एसईओ करने को जनाब ई कॉमर्स एसईओ कहते हैं। बट क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ई कॉमर्स एसईओ के लिए अलहदा से डिस्कस करें? कोई बता सकते हैं कि जनाब ई कॉमर्स एसईओ तो वही होनी चाहिए जो रेगुलर साइट्स की है, तो क्या हमें ज़रूरत पड़ी कि हम अलहदा से डिस्कस कर रहे हैं ई कॉमर्स एसईओ को? कोई गैस करना चाहेगा यहाँ पे? इसकी एसईओ डिफरेंट होती है। जमान भी कह रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे डिफरेंट होती है? आपका क्या ओपिनियन है कि कैसे डिफरेंट होती है? हाँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होता। आपने बात बिल्कुल सही की है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होता। आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि आज, अच्छा, अब जब हम ई कॉमर्स एसईओ को समझेंगे तो हम इसको शुरू से समझेंगे, इसमें इसके सारे कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम कंटेंट की तरफ भी आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च के साथ। ठीक हो गया? हर चीज़ कीवर्ड रिसर्च के साथ स्टार्ट होती है। बहुत बड़ी बात नहीं पता है आप लोगों को, जनाब आप एसईओ करनी है, कीवर्ड रिसर्च से शुरू करना है ये। अब आती है बात कि क्या करना है। देखिए, आपको अपने कंपेटिटर्स को देखना पड़ेगा। आपके कंपेटिटर्स कौन है? अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में काम करने लगे हैं तो आपके कंपेटिटर्स हैं दराज, टेलीमार्ट, ये वो और पाकिस्तानी जो भी साइटें हैं, ठीक है। या आपकी कोई नीश स्पेसिफिक साइट है, लेट से अगर आप फुटबॉल की बना क्या कहते हैं वेबसाइट है तो उसके हवाले से, अगर आपकी बेडशीटों की वेबसाइट है तो उसके हवाले से, ठीक है। अब आप अमेजोन भी है, अगर आपने बाहर का काम कर रहे हैं तो अमेजोन है, ईबे है। अच्छा, अब एक फंक्शन है अमेजोन सजेस्ट। या आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अमेजोन सजेस्ट है क्या बेसिकली। कि जैसे ये मैंने अमेजोन की वेबसाइट खोली, तो जब मैंने यहाँ लिखा, अब मेरे पास ये और कितने इसने कीवर्ड्स दे दिए हैं, 5-6 दे दिए हैं। ये है अमेजोन ऑटो सजेस्ट, जो बिल्कुल गूगल का ऑटो सजेस्ट जैसा है। जो गूगल पे अगर कोई आप क्वेरी सर्च कर रहे हो तो उसे रेलिवेंट निकाल देता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास कीवर्ड्स की और ऑप्शन आ गई हैं, ठीक है। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं अपनी ई कॉमर्स एसईओ वेबसाइट के हवाले से, ठीक है। हमारी शुरू से ही अप्रोच होनी चाहिए कि हम हर कीवर्ड, हर पेज को ऑप्टिमाइज रखें एसईओ के हवाले से। एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप यहाँ से कीवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमें ना ई कॉमर्स एसईओ को, आई फील के मेरे ख्याल में हमारे कुछ पेज एरिया या लोकेशन स्पेसिफिक हमारे जो है ना पेजेस होने चाहिए। देखिए, सिटी की बात तो बहुत होती है, सिटी के बाद यूजुअली जो है ना पेट्रोटाइजिंग में बहुत होती है।
ठीक है, कि लेट से डील्स इन वाशिंगटन, बेड शीट इन वाशिंगटन, ठीक है, ये हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। मगर आपका शहर नहीं, आपने डिस्कस करना है एरिया। लेट से आपका एरिया गुलबर्ग, लेट से आपका एरिया डिफेंस। अब आप गूगल पे बंदा सर्च करें बेड शीट्स इन गुलबर्ग, बेड शीट्स इन शाहजमाल, बेड शीट्स इन गड़ी शाह, इन कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बट आई बिलीव कि हमारी कीवर्ड सर्च में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होनी चाहिए। जी वालेकुम सलाम, कौन है? प्लीज आपका नाम नहीं आ रहा, बता दें, नाम बता दें अपना। जी वेलकम गौहर भाई, वेलकम। अच्छा, आपने जो पॉइंट्स मिस किए प्लीज आप वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी इसके अलावा चीज़ क्या है कि हमारा बाय प्लस प्रोडक्ट नेम प्लस योर लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन यहाँ पे हमारी सिटी नहीं होनी चाहिए, अब लोकेशन हमारी यहाँ पे एरिया होने चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है कि आप सर्च ऑन साइट्स व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ योर कंपेटिटर्स, ठीक है, कंपेटिटर्स के देखें। अच्छा, इसके अलावा मुझे और कॉम्बिनेशन समझ आए थे, वो ये था कि जी लेट से हम एक बेच रहे हैं कैनवुड का फ्रिज है, तो हम क्या करेंगे? कैनवुड फ्रिज डील्स इन शाहजमाल, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड, ठीक है। या डिस्काउंटेड फ्रिज इन गरीशा, ठीक है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, किसी को कोई फोकस नहीं कर रहा मैं, ठीक है। या इसके अलावा हम यूँ कर सकते हैं हम कि लेट से चीप बेड शीट्स इन डिफेंस, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसके बाद लाहौर, अगर आपने बहुत ज़्यादा शहरों को, कंट्रीज को टारगेट किया हुआ तो लाहौर, कराची, वट एवर द प्लेस जो है, जो भी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम इसको साथ हम यूं कर देते हैं ताकि इसको माइक्रोवेव एंड बोनस, मैं यहाँ पे अंडर $40 में हो सकता है जनाब। गेट द बेस्ट फोन इन अंडर ₹2000, get the best fridge in under ₹20,000, get the best of TV in under ₹30,000। मिस स्पेलिंग्स तो आपको पता है मिस स्पेलिंग्स क्या है जनाब, गूगल का मिस स्पेलिंग क्या है? गूगल, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, इसलिए मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता है मिस स्पेलिंग्स का पता है। गूगल का जी मिस स्पेलिंग गूगल है, इसी तरह आपकी लोकेशन का जो भी है। इसके अलावा जो आपको बात बतानी थी वो ये है कि जोग्राफिकल कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा रोल है। आप लोकेशन वाइज देखें, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनको यूजुअली टारगेट किसी ने नहीं किया होता, जिनके लिए स्पेसिफिक पेजेस नहीं बनाए गए होते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जोग्राफिकल बेसिस हो उसकी डिमांड भी होती है कस्टमर्स को, तो आई गेस के उसके ऊपर भी हमें पेजेस बनाने चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये था एक सेक्शन कीवर्ड रिसर्च का, ई कॉमर्स एसईओ के हवाले से। अब हमें कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी पड़ेंगी ई कॉमर्स एसईओ के हवाले से, जो हमारी साइट पे अगर नहीं होंगी या हम उन पर नहीं ध्यान करेंगे तो हमें इशूज हमारी वेबसाइट को नेगेटिव में जा सकते हैं। ठीक है कि जनरल कॉन्सेप्ट में एसईओ दोनों की आम साइटों की और ई कॉमर्स की सेम होती है, मगर हमारे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो ई कॉमर्स साइट्स के लिए मुख्तलिफ हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है, उनका ध्यान करना पड़ेगा। नंबर वन, लेट से एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको एक मैं बात बताऊँ, लेट से आपकी प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट का नाम था, लेट से हम कहते हैं कि जनाब iPhone 4, ठीक है। अब मार्केट में नया नहीं आ रहा, अब ये नया नहीं आ रहा, अब इट्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। बट आई डू सजेस्ट कि हमें बजाय, देखिए इस पेज के ऊपर लिंक्स भी आए होंगे,
ट्रैफिक भी आई होगी, सोशल शेयरिंग भी हुई होगी, ठीक है। तो बजाय इस पेज को इनएक्टिव करने के वी कैन रीडायरेक्ट टू 301, बट हमें किसी भी सूरत इस पेज को डिलीट नहीं करना। अगर आप डिलीट करने लगे तो फिर आप इसको न्यू प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे। अगर आपके ऊपर अगर आपने इसको रखना है कि जनाब आईफोन 4 प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल करके पेज चलाने, तो वो भी आप चला सकते हैं, बट इन एनी केस आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपका ये पेज डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट से कोई पेज डिलीट करते हैं तो वो आपकी नेगेटिव में जाता है, तो हमें अपना पेज डिलीट नहीं करना। आइदर हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे और आइदर इसी पेज को आप अपडेट कर दें, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा है सीजनल प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं जो सीजनल चलती हैं, ठीक है। एक सीजन आता है, अगले सीजन आते हैं तो उनकी कोई नई वेरिएशन आ जाती है, न्यू वेरिएशन। जैसे लेट्स से हम कहते हैं टेल्कम पाउडर है, टेल्कम पाउडर एक कंपनी का आता है, उसने फ्रेगनेंस चेंज करके अगले साल नया निकाल दिया। हम बजाय उसको यूआरएल में डालें 2017 वर्जन 2000 साल का, लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हमें इस तरह के ये पेजेस रखने चाहिए, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बनाने चाहिए यूआरएल का भी, पेज का भी, कि हम पेज एडिट करके कल को प्रोडक्ट अपडेट भी कर सके, ठीक है। अगर हमारा यूआरएल में होगा, लेट से मेरी वेबसाइट का नाम है aliraza.com/ मिसाल के तौर पर .co/ये, ठीक है। अगर मैंने इसकी जगह पे नाम ही रखा हो पेट्रोलियम जेली वर्जन, साल डाला ही ना हो, तो मुझे अगले साल भी इस पेज को चलाते हुए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ठीक हो गया, ये चीज आपको यहां तक समझ आ गया। अच्छा, अब रजा भाई का सवाल है कि थैंक यू जमान भाई। अच्छा, रजा भाई का सवाल है कि हाउ कैन आई सर्च लोकल एरिया कीवर्ड्स। अच्छा, लोकल एरिया कीवर्ड्स में ना आपको बहुत ज़्यादा गैसेस करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ लोकल एरिया कीवर्ड्स, वैसे मैंने अपने क्वालिटी कीवर्ड्स रिसर्च के वाले से स्लाइड कर दी हुई है, उसमें देख सकते हैं हम, बट ऑन ए रिविजन नोट हमें देखना पड़ेगा, हमें विकीपीडिया की हमारी हेल्प होगी। विकीपीडिया से हम निकालें कि इस मुल्क में स्टेट्स कितनी है, उस स्टेट्स के टॉप शहर कौन कौन से हैं, और आपके पास लोकल एरिया आपके पास आ जाएंगे जनाब, यही है। आप ये खुद से बना बना के गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल पे ऐसे रश पे देखेंगे जनाब इसमें सर्चेस कितनी है। ठीक है रजा भाई। अब हम आगे आगे आते हैं प्रोडक्ट्स विद लो और नो डिस्क्रिप्शन एट ऑल, जो बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ में मसला सबसे बड़ा ये होता है कि यार सबकी साइटों के जनाब अंदर लेट से आपने एक मॉडल बेच रहे हैं, सबकी स्पेसिफिकेशन सबकी साइटों का सेम है, सबका सेम है, हम करें क्या, हम उसको यूनिक कैसे लेके आए। अच्छा, उसके दो तीन तरीके हैं। एक तो मैं आपको बात बता दूं कि हमने ना 100-150 वर्ड से हमने कम में जाना ही नहीं है, ठीक है। इतना हमारा लिमिटेड हमारा होना चाहिए, ठीक है। इससे कम के ऊपर हमने जाना ही नहीं है। हमारे 100-150 वर्ड्स प्लस अगर हमारा होगा पेज, यूनिक कंटेंट लाजमी होना चाहिए हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, आइदर हम प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं दूसरी प्रोडक्ट के साथ, थोड़ा बहुत हम फीचर्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये भी हमारे पास नहीं है ना डिस्कस करने के लिए, तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में कि यार हमारी साइट कैसे आपको हेल्प करेगी ये प्रोडक्ट लेने में। हम उसको बता रहे जनाब आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी, रिप्लेसमेंट वारंटी पॉलिसी है, कुछ बताएं, मगर हर पेज पे 100-150 वर्ड का यूनिक कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जहां तक ये सवाल है कि आपका ये चीज़ थी मिसिंग थी, वो ये है कि लेट से आपका जो पेजेस होने चाहिए वो पेजेस आपके फ्रेंडली होनी चाहिए, कि कल को आपका पेज अगर एक्सपायर भी हो जाता है तो आप उसको न्यू पेज पे जा सके। लेट से बाय आईफोन इन पाकिस्तान, अब इसका आपने कीवर्ड ही रखा हुआ है बाय आईफोन इन पाकिस्तान, और आईफोन 7-8 हो, आपके यूआरएल में जो है वो नहीं आना चाहिए, ताकि बाय आईफोन इन पाकिस्तान जाके कल को जब ये मॉडल पुराना भी हो तो आपका वो यूआरएल वर्जन सेम रहे, और उसी पे सोशल सिग्नल भी मिलते रहे और लोग भी शेयर करते रहे, ठीक है जी। अब हम आते हैं लो डिस्क्रिप्शन के पास है इंटीग्रेट। अच्छा, ये बड़ा सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई नहीं है कि अच्छा ये आपने अपने सब प्रोडक्ट्स पे जो है ना सोशल शेयरिंग करें, प्लगइन लगाएं, जहाँ पे हो सके उनके डिस्कस कमेंटिंग लगवाएं, डिस्कस एक है टूल है जिसके ज़रिए वो लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं, वो लगाएं। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे 404 पेज होना ही नहीं चाहिए। 404 पेज आपको कहीं पे होना है, पेज नॉट फाउंड का तो होना ही नहीं चाहिए। इन केस
अगर आपके पास कुछ आपको डर रहता है कि फिर भी कोई ना कोई पेज ना फाउंड आ जाएगा, तो आपका एक कस्टम 404 पेज होना चाहिए, जो कि मैं एक दिखा रहा हूँ, साइट है उसने अपना बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह का हो या इससे मुख्तलिफ, मगर होना जो है ना एक 404 पेज होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमने जो है ना हमारी ई कॉमर्स साइट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, मैंने जैसे बताया 150 वर्ड्स का यूनिक इन्फो होनी चाहिए हर पेज पे, मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है। बाकी इसके अलावा अगर अगर आपका कॉपी कंटेंट है तो इट्स ओके, मगर आपका 150 वर्ड्स का यूनिक कंटेंट हर पेज पे होना चाहिए। आपका कोई 404 एरर पेजेस नहीं आने चाहिए, हालांकि आपने बनाया हुआ है कस्टम 404 पेज, फिर भी उसके बाद आपका नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग आपको ध्यान करना पड़ेगा ब्रोकन लिंक्स के ऊपर। सबसे बड़ा मसला ई कॉमर्स साइट्स के साथ ये होता है कि ब्रोकन लिंक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रोकन लिंक्स जो है ना, एक तो आपका कस्टमर भी ख़राब करते हैं, कस्टमर के सामने इंप्रेशन भी बुरा जाता है, क्या पता उसने एक और चीज़ लेनी हो वो ना ले इसको देख के, और दूसरी बात है कि गूगल भी इसको नेगेटिवली लेता है। तो आपके पास ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए। फोर्थ चीज़ क्या है कि इंटरलिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरलिंकिंग आप करें, क्योंकि आप अमेजोन से भी लें तो वो क्या दिखाते हैं बाद में कि द कस्टमर्स हु हैव बॉट दिस प्रोडक्ट आल्सो बॉट दिस प्रोडक्ट एज वेल। देखा हुआ आप लोगों में से किसी नहीं है अमेजोन वाला? अच्छा रजा भाई, मैंने आपका सवाल भी देखा जी, बिल्कुल गूगल ट्रेंड से भी लिया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये असल में क्या चीज़ कराती है, ये दो तीन चीज़ कराती है जो रेलिवेंट प्रोडक्ट और इंटरलिंकिंग है। बेसिकली एक तो आपकी सेल्स बढ़ाती है, और गूगल तो आपका फायदा करना चाहता है। गूगल कहता है यार आपका बिजनेस हो, हम खुश हैं। देखिए, गूगल इवेंचुअली यूजर को खुश करना चाहता है, ठीक है। यूजर कब खुश होता है? यूजर अपने पैसे खर्च करके खुश होता है, पैसे खर्च करके नहीं खुश होता। यूजर खुश होता है आपका इस साइट का यूजर एक्सपीरियंस से, कि यार उसको साइट में आपकी चीज लेते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं मिला। अच्छा, अब आपने देखें, एक विजिटर ने जहां एक प्रोडक्ट लेनी थी वहां दो ले गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एवरेज विजिटर टाइम स्पेंड भी बढ़ गया, बाउंस रेट भी कम हो गया, उसका साइट पे टाइम स्पेंड ज्यादा हो गया। तो गूगल को क्या लगा, हाँ यार दिस वाज द इंफॉर्मेशन द गाय वाज लुकिंग फॉर, हमने एक बंदे को उसकी सही जगह पे पहुंचाया, ठीक है। क्योंकि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च डायरेक्टरी है, सर्च इंजन है, ठीक है। ये क्या करती है, लोगों को उनकी जगह पे पहुंचाती है जहां जाना होता है उन लोगों ने। जैसे कि आजकल टैक्सीज हैं, टैक्सीज उबर है, उबर क्या करती है, आपको उस जगह पे पहुंचाती है। अगर आप उस जगह पे ना पहुंचे तो आप क्या करते हैं, उबर को बातें करते हैं, यार आप किधर ले आए हो, टैक्सी वाले को यार लंबे रास्ते से लाए हो, ये किया वो किया। छोटा रास्ता सीधा डायरेक्शन पर जाए। इसी तरह गूगल वर्क्स द सेम वे, कि गूगल ने भी यूजर को उसी जगह पे पहुंचाना है कम वक्त में और जितना अच्छा, ये इसलिए बड़ा डिटरमिनिंग फैक्टर है। और साथ साथ अगर वो ज्यादा प्रोडक्ट्स लेगा तो आपकी सेलिंग भी ज्यादा होंगी, आपकी कमाई भी ज्यादा होगी। अच्छा, मेरी बात सुने रमजान भाई, जो ब्रोकन लिंक्स आप कह रहे हैं ना डिस है, वो टूल से रिमूव होंगे। देखिए, वो ब्रोकन लिंक्स होते हैं एक्सटर्नल साइट्स के, जो साइटें आपके ऊपर लिंक आ रही है। मैं आपको बताऊं, आसान तरीन तरीका आपका ब्रोकन साइट है ऑन द पेज जो है आपको अपनी वेबसाइट को करने का, यार आप वर्डप्रेस पे जाओ, एडिट करो, जाके सेट करो। मैंने पिछले लेक्चर में वो ब्रोकन लिंक से एक टूल बताया था, ठीक है, वो आप लगाएं। और यहाँ पे देखें, लेट्स से हम यहाँ पे इस टूल को, ये था टूल, हाँ ये था, कि यहाँ पे बता देगा जनाब कि कितने लिंक्स आपके सही हैं नहीं सही, ठीक है। वैलिड लिंक्स, वार्निंग, जो भी है वो आपको बता देगा। जब आप जाके उसको क्रैक करें जाके लिंक को, अगर आपके इसकी टाइटलिंग वो जो इससे यूआरएल स्ट्रक्चर में मसला है, आपने उसकी जगह पे कोई गलत लिखी हुई है वेबसाइट, तो उसको जाके सेट करें। ठीक हो गया। इसके अलावा ई कॉमर्स एसईओ में और जो बात आपको इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूआरएल स्ट्रक्चर हमारा। यूआरएल स्ट्रक्चर ये हमारे पास ये दानिश, अच्छा दानिश मजीद नहीं आए होंगे। ये मोहम्मद दानिश भाई कौन है, जरा प्लीज कंफर्म करते हैं अपना नाम, जल्दी से कंफर्म कर दें। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर में ये चीज़ हमारा एक जनरल रूल है कि हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। आइदर ये आपकी एसईओ ई कॉमर्स के एसईओ हो, आइदर आपकी नॉर्मल वेबसाइट हो, कोई भी हो, ठीक है। हम वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी अपनाएंगे कि हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। easy to remember for search engine as well as easy to remember for the user और visitor, ठीक है। अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग गलती क्या करते हैं, जब भी हम ई कॉमर्स साइट चलाते हैं तो हम जो है चूंकि तस्वीरें हम उठाते हैं गूगल वगैरह से, जो कि अगर हम अपनी पॉलिसी में ना लिखें तो सही बात नहीं है। दूसरी चीज़ हम जो करते हैं गलत, कि हम हाई क्वालिटी पिक्चर्स यूज़ नहीं करते, हमें डर होता है हमारी बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी, या हमें पता ही नहीं होता, ठीक है, या हम इसको गौर नहीं करते। देखिए, हाई क्वालिटी पिक्चर का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कस्टमर वही बातें वही है कि जनाब यूजर एक्सपीरियंस और सब कुछ वही, मगर एज हमें पता है कि यार गूगल ने इस चीज़ को वैल्यू करते तो हम क्यों नहीं वैल्यू करें, कि हमारी हाई क्वालिटी तस्वीर होनी चाहिए। सेकंड चीज़, हमारी इमेज ऑप्टिमाइज्ड हो, हमारा फाइल नेम में भी हमारा कीवर्ड हो। लेट से मेरा कीवर्ड है बेड शीट्स इन लंदन, ठीक है जी, ये मेरा कीवर्ड है। मेरी फाइल नेम क्या होगा, बेड शीट्स इन लंदन .jpg, ठीक है, ये मेरी इमेज नेम है। अब इसका मतलब क्या, मैंने एसईओ यहीं से शुरू कर दी है कि मेरी फाइल नेम भी, उसमें भी मेरा कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। जब मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा ऑल टेक्स्ट भी जो है, अगर किसी को कमांड नहीं लगानी आती तो कमांड होती है इमेज src इज इक्वल टू, ठीक है, abc.com/bedsheets in london.jpeg। अच्छा, इसमें जो है ना कमांड में अगर कहीं गलती गुलती हो जाए तो मुझे आपने माफ़ कर देना, क्योंकि आई एम नॉट एन एचटीएमएल कोडर, पर ठीक है। तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि अगर इनकेस ना भी आपको पता हो ये, बट यूजुअली वर्डप्रेस में तो आप इमेज अपलोड करें तो ये आपको वहीं पे बता देता होता है, और टेक्स्ट भी बता देता है, कैप्शन भी बता देता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो दिखाता हूँ आपको करके, यहाँ पता है आप लोगों को। चलें चलें, ठीक हो गया, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ई कॉमर्स साइट की है, वो ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, वो ये है कि आपकी वेबसाइट में पेमेंट प्रोसीजर जो है वो मोबाइल फ्रेंडली पेमेंट प्रोसीजर होना चाहिए। हाँ, ये जो आपने जमान में जैसे ये ऑल टेक्स्ट दिया, ये वाला जो है ना ये सही है, ठीक है। अच्छा, मगर मैं आपको बता दूं जमान भाई, जब तक इसमें ये हैश टैग इमेज नहीं ना आएगा ये, तब तक ये टैग बंद नहीं होगा। HTML का रूल ये होता है कि जो ये वाली टैग है ना, जो स्लैश इमेज वाली है, ये भी आनी चाहिए। बाकी सारा आपने A1 लिखा है, ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अच्छा, वो ये है कि जनाब आपकी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट तो होना पता चल गया सबको, हमारी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होती है, मगर हमारा बाइंग प्रोसीजर मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारा चेकआउट प्रोसेस, हमारा सब कुछ मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। हाली प्लग इन वर्डप्रेस मोबाइल में इंस्टॉल करने से आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं हो जाती। आपको सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली बनानी पड़ेगी। इसमें आपका पेमेंट प्रोसीजर, ऐड टू कार्ट ऑप्शन, और फिर कार्ड से इवेंचुअली शॉपिंग, फिर फाइनल पेमेंट, फिर उसके बाद और थैंक यू पेज तक, ये सारा प्रोसीजर आपका मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया जमान भाई, वो सिंगल चले वो ठीक है, पर मुझे स्लैश इमेज का पता है, बट ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आप सही कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं करता। अच्छा, सेकंड चीज़, SSL आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। SSL सर्टिफिकेट लेना, ये तो हमें पता लग गया कि जनाब हमारी जो है ना वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट होना इज़ कंपलसरी। गूगल बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू देना शुरू कर दिया है। मेरी साइट्स में सारी SSL पे चली गई हुई हैं, मोस्टली चली गई हुई हैं।
बट मैं ऐसी साइटों को भी जानता हूँ जो SSL नहीं है बट वो अच्छी रैंक कर रही हैं, मगर ई कॉमर्स साइट्स में गूगल को ज़्यादा वैल्यू होती है SSL की, क्योंकि SSL का बुनियादी मकसद है पेमेंट्स, बाइंग और सेलिंग को सिक्योर करना। जो आप ये ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग है उसको सिक्योर करना, आपका क्रेडिट कार्ड कहीं लीक ना हो जाए, इन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए SSL यूज़ होता है। अच्छा, अब अगली बात क्या है कि मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर ये आपको मेंशन करना चाहिए कि आप जो ऑनलाइन पेमेंट्स ले रहे हैं अपने कस्टमर्स से, वो आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे, आपका मर्चेंट अकाउंट है जैसे कि इजी पैसा या ऑथोराइज डॉट नेट, या आप थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जैसे टू चेकआउट। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि आपके पेमेंट के लिए उनकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होती है, आप वहां पे अपना कार्ड लिखते हैं फिर वापस आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो पेमेंट प्रोसीजर है कैसे है। जैसे पेपाल, पेपाल के ऊपर ये थर्ड पार्टी मर्चेंट है, पेपाल थर्ड पार्टी मर्चेंट, आपने पेमेंट देनी हो पेपाल की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते हैं। ऑनलाइन आप कहीं भी क्लिक करें पेपाल के लिए तो आप पेपाल की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते हैं। या आपको पॉलिसी अपनी वेबसाइट पे मेंशन करनी पड़ेगी और ई कॉमर्स साइट के हवाले से। फिर उसके बाद आता है कि हमें सबसे ज़्यादा देखना पड़ेगा हमें गूगल वेब मास्टर टूल पे कि जनाब 404 पेज एरर वगैरह तो नहीं है। और सेकंड चीज़ क्या है कि जनाब वर्डप्रेस रिव्यू का कोई से भी प्लगइन डाल दें। वैसे जो वर्डप्रेस रिव्यू उसका नाम है वो बड़ा फेमस प्लगइन है, नहीं तो आपने कौन सा मर्जी डाल दें, वो आपको हेल्प करेगा जनाब सर्च रिजल्ट के साथ रेटिंग शो कराने में। ठीक है, तो वो जैसे रेटिंग्स मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, बाय मैंने क्या करना है, लेट्स चले मैं बाय नेक मसाजर, चले जल्द एक आइटम लिख लेते हैं, वैसे लिख लेते हैं। अब ये जो रेटिंग्स आ रही हैं, जैसे ये रेटिंग आ रही है, ठीक है, ये जो ये रेटिंग है, ये रेटिंग लेने के लिए आपको जो है ना ये रिव्यू प्लगइन डालना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़रा अच्छा लगता है, इस वजह से ये इट्स अ गुड थिंग, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अच्छा, हमने यहाँ तक ई कॉमर्स एसईओ कंप्लीट कर ली है। ई कॉमर्स एसईओ के हवाले से कोई क्वेश्चन तो वो प्लीज़ कर ले, नहीं तो फिर हम एसईओ ऑडिट पे जाएं। और किसी का कोई सवाल ई कॉमर्स एसईओ के हवाले से कि हम एसईओ ऑडिट पे जाएं? किसी के पास कोई सवाल है तो वो कर सकता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं फिर एसईओ ऑडिट की तरफ। ठीक है, हमारा सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज एसईओ ऑडिट, ये एसईओ ऑडिट होता क्या है। तो बताया गया एसईओ ऑडिट होता क्या है। साइट की वीकनेस ढूंढना, और कोई, मैं फिर आपको इसकी एक मिसाल देके समझाऊंगा, अगर किसी और के पास कोई इसका जवाब ना हुआ तो, और कोई किसी के पास। बात आपकी ठीक है, पॉइंट आपका सही है, और कोई। अच्छा, और कोई नहीं है तो चले मैं आपको बता दे, हाँ, जमान भैया डीपली एनालिसिस करना जी, बिल्कुल सही, डीपली एनालिसिस करना। मैं आपको बताता हूँ, हमारा ना, हमारी कंपनी का ना एक पेरेंट कंपनी, जो हमारा फैमिली का हमारे है बिजनेस है, उसमें ना हमारा स्क्रूनिटी हुई। ठीक है, तो इनकम टैक्स वालों ने ना हमारा नाम स्क्रूनिटी लकी ड्रॉ टाइप है, ठीक है, आप इसको लकी ड्रॉ तो नहीं कह सकते, उसमें हमारा नाम निकाला कि जनाब आपकी कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट होंगे। ठीक है, टैक्सेशन के हवाले से। ठीक है, हालांकि हम तो अपने ऑडिट्स करवाते हैं। ठीक है, तो ऑडिट का मतलब होता है थर्ड पार्टी रिव्यू। ठीक है, ऑडिट होता है थर्ड पार्टी रिव्यू, ये आप खुद नहीं करते। ठीक है, यूजुअली ये हम किसी और से करवाते हैं, इसको हम ऑडिट कहते हैं, इसको हम ऑडिट कहते हैं। थर्ड पार्टी को तीसरा बंदा आके चेक कर दे। देखिए ना, ऑडिट तो की जरूरत कब होती है, देखिए हम खुद तो अपना ऑडिट करते रहते हैं हर वक्त,
पर यूजुअली जो ऑडिट का वर्ड यूज होता है जब कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा बंदा आके, कोई बाहर से आगे करता है, वो क्या करता है, वो गलतियां रियलाइज करवाते हैं जो हमारे जेन में नहीं होती, जिनका डे टू डे में आदि हो गए होते हैं। वो चीजें हमें बताता है आके कि यार आपकी चीजें ये फर्क नहीं जो वो दूसरी जगह पे महसूस करता है। ठीक है, आपने अगर आईएसओ की सर्टिफिकेशन लेनी हो तो आपके पास एक थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। क्या होता है थर्ड पार्टी जनाब? वो आगे कोई और आगे देखता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही रमजान भाई ने कहा कि जी वेबसाइट को रैंक करने के लिए एनालाइज करना। बेसिकली एसईओ ऑडिट होता क्या है, ये एक एक्सटर्नल रिव्यू होता है जिसमें लोग आगे देखते हैं कि यार आपकी वेबसाइट में कोई एज एन एक्सपर्ट, मतलब कोई एसईओ का एक्सपर्ट आगे कहता है कि यार आप ये क्या कर रहे हैं। लेट से आपके एक क्लाइंट ने एक एसईओ ऑडिट 6 महीने के लिए आपसे एसईओ सर्विसेज करवाई, 6 महीने बाद उसने ऑडिट करवाया किसी और से, क्या करवाने के लिए? आपकी सर्विसेज को वेरीफाई करवाने के लिए कि हाँ यार ये बंदा सही रास्ते पे जा रहा है ये नहीं जा रहा। इसको वेरीफाई करने का काम है एसईओ ऑडिट का। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे एसईओ ऑडिट को? यहाँ तो कोई सवाल हो तो कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ है एसईओ ऑडिट की ज़रूरत क्यों? देखिए हम अक्सर अपनी जो है ना करना क्या कहते हैं, डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाते हैं जो हमारे नोटिस में होती है। इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस यार हम थर्ड पार्टी किसी और बंदे से भी रिव्यू करवाएं, किसी और से डिस्कस करें अपनी साइट को। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी साइट रैंक नहीं हो रही तो आप क्या करते हैं, किसी बंदे से डिस्कस करते हैं कि यार मेरी साइट रैंक नहीं हो रही। वो आगे से क्या कहता है, बैकलिंक कैसे बनाए, साइट कैसी है, वो ऑडिट कर रहा है असल में आपका। ठीक है, और जनाब इसके अलावा ऑडिट के जनाब डिस्कवर इश्यूज, एवर नो वे टू प्रायोरिटाइज एफर्ट्स, एस्टैब्लिश स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान, एवरीवन वर्क्स फ्रॉम द सेम रोड मैप। ठीक हो गया, सिंपल बात है। ठीक है, अच्छा, बट यू कैन डू ऑडिट फॉर योर सेल्फ, क्लाइंट्स टेस्टिंग और ट्रायल फॉर मोर नॉलेज। ठीक हो गया, हम ऐसे क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं, हम ऐसे फाइवर पे गिग बना के दे सकते हैं जनाब, वी विल डू एन कंप्लीट एसईओ ऑडिट फॉर योर वेबसाइट। आप एक सर्विस आपकी फाइवर पे हो, कहीं पे भी हो, कि जनाब जहाँ पे आप चेक करें कि यार आपको एक सवाल होनी चाहिए, इज योर एसईओ वर्किंग प्रॉपरली, is your SEO working properly? Let's expert figure out how your strategies are going on। मतलब I'm just giving a strategy। ठीक है, हम इस तरह करके भी एक कर सकते हैं। ठीक है, एसईओ ऑडिट के हवाले से मैं बता दूंगा सर्विस को बेच कैसे सकते हैं। ठीक हो गया, आप आगे चलते हैं। एवरी सिचुएशन इज यूनिक, अगर हम कुछ कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स बता दें जो आपको बेसिकली आइडिया हो गया यार इसके मुताबिक आपने ऐसे ऑडिट करना है। ठीक है, ऐसे जिस तरह होती इसी तरह ऑडिट भी दो तरीके से होता है, ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है। कुछ चीज़ें आगे मिक्स लिखी हुई हैं, ठीक है, तो आपने उनको गौर नहीं करना, आपने बल्कि जो मैं चीज़ें कहूँगा आपने उनको गौर करना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। एक तो है हमारा सबसे पहले होना चाहिए एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस क्या होना चाहिए? ईयर टू ईयर। अब ईयर टू ईयर क्या एनालिसिस होना चाहिए एसईओ में? कोई आप बताएगा ईयर टू ईयर क्या एनालिसिस हो सकता है? लेट्स डिस्कस। ईयर टू ईयर फर्स्ट होना चाहिए, लेट्स से 2016 वर्सेस 2017 साइट ट्रैफिक। ठीक है, ये डिस्कस हो सकता है। 2016 वर्सेस 2017 मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक एक्विजिशन। जी जमान में हो सकता है, मगर वो ने रेवेन्यू ऑडिट होता है, जो रेवेन्यू या फाइनेंशियल ऑडिट होता है। ऐसी ऑडिट तो मतलब हम रेवेन्यू से पहले पहले ही रहेंगे, क्योंकि मोस्टली आपको वो दिखाते नहीं है। कई लोग अपने अपना रेवेन्यू कंफर्टेबल नहीं आपके साथ शेयर करने के लिए, ऐसे भी होते हैं कि ऐसे को यार हम आपको अपनी कमाई क्यों दिखाएं, आपको क्या ऐसे कंसर्न। ठीक है, और क्या चीज़ें आती है जनाब? हम लेट से ईयर टू ईयर देख सकते हैं 2016 वर्सेस 2017 मेन devices which are bringing traffic, 16 versus 2017 top most visited pages, our social Facebook fans, followers, email, etc.
ठीक हो गया। जी बिल्कुल, प्रीवियस आप ये देखें ना, प्रीवियस ईयर टू प्रेजेंट ईयर का डिफरेंस है, मगर हमारे पास क्या मैट्रिसेज हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम ईयर टू ईयर ऑडिट करें, ठीक है। ये हमारा ऑडिट का कुछ मैंने चीज़ें बताएंगे, लेट्स से हम ईयर टू ईयर बेसिस पे इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारा मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक एक्विजिशन कौन सा है, कौन से चैनल है। लेट्स से हम पहले तो हमारी साइट ट्रैफिक देखें जनाब, पिछले साल इस साल ट्रैफिक इंक्रीज हुई है, कमी हुई है, ठीक है। फिर हमारा ये होना चाहिए कि जनाब ट्रैफिक कौन सी जगह से आ रही है। लेट्स से कि पिछले साल सर्च इंजन से 15% ट्रैफिक आ रही थी, इस साल 10% आ रही है, 20% सोशल मीडिया से आ रही है। सोशल मीडिया से कितनी है, सारी परसेंटेज को देखना, कौन सी डिवाइसेस हमारे लिए मेन ट्रैफिक लेके आ रही हैं, हमारे टॉप मोस्ट विजिटेड पेजेस कौन से हैं जहां से मोस्टली लोग हमारे वेबसाइट पे लैंड होते हैं, प्रोडक्ट देखने के लिए आते हैं, वो कौन से पेजेस हैं। पिछले साल हमारे फेसबुक फैन कितने थे, ट्विटर फॉलोअर कितने थे, ईमेल लिस्ट कितनी थी, इस साल कितनी है। पिछले साल हमारी टॉप 10 जो सिटीज़ जहाँ से मोस्टली बायर थे वो कौन सी थी, इस साल कौन सी हैं, अगर फ़र्क आया है तो क्यों आया है। ये सारी चीज़ें, ये सारा मैं आपको सर गिविंग एन एग्जांपल, इनमें से आप कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं, सॉरी ना पकड़े, डिपेंड करता है कस्टमर ने कितने पैसे आपको दिए, उसी वाले से आप ये सारी वर्किंग कर सकते हैं। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ डाटा जिसके ऊपर काम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा साइट का लोडिंग टाइम वर्सेस कंपेटिटर्स की साइट का लोडिंग टाइम, ठीक है। आपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ, साइट के ब्रोकर लिंक्स, ठीक है। ये सारी ऑडिट की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद वही वही जो मैंने ऐसे बताया, हाउ मेनी विजिटर्स आर कमिंग फ्रॉम लैपटॉप वर्सेस मोबाइल दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर। ये आपको क्या हेल्प करेगी। लेट से अगर आपको पता चलता है कि यार दिस ईयर मोबाइल ट्रैफिक हैज इंक्रीज्ड, इट मीन्स कि यार आपका फोकस, आपकी एसईओ का फोकस, आपकी पीपीसी का फोकस मोबाइल ट्रैफिक की तरफ होने चाहिए। क्या ख्याल है। फिर इसी तरह ऑन पेज एसईओ, सारी चीज़ें आपको पता है कि जनाब डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है वेबसाइट पे, हेडिंग्स प्रॉपर्ली बनी हुई हैं, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है ये नहीं है, इमेजेस है ये नहीं है, वीडियोस है ये नहीं है, साइज ऑफ कंटेंट क्या है, वीडियो मतलब आई मीन टू से कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल है, आर्टिकल कितने वर्ड्स का है। फिर इसके अलावा इंटरलिंकिंग हुई है नहीं हुई हुई। फिर इसके बाद यूआरएल स्ट्रक्चर वेबसाइट का सही है ये नहीं है, ये उसी तरह है ये नहीं जिस तरह मैंने पहले ऊपर मेंशन किया था। लेट से मैं ऊपर का उठा के यहाँ डाल भी देते हैं। लेट से हम ये यहाँ का उठा के जो है ना, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक हो गया। यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। फिर इसके बाद बात आती है बैकलिंक स्ट्रक्चर की। कोई इश्यूज वगैरह रिपोर्ट हुए हैं गूगल वेब मास्टर टूल पे, कोई आपने स्पैमिंग लिंक्स बनाए हुए हैं, अनरिलेटेड लिंक्स बनाए हुए हैं जिसकी वजह से आपको अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो फ्यूचर में हो सकता है, या आपकी ट्रैफिक गई है इन लिंक्स की वजह से, वो सारे लिंक्स उन सबको ओवरव्यू करना, ये सारा पैकिंग स्ट्रक्चर में आएगा। फिर इसके अलावा सोशल सिग्नल्स वेबसाइट की कितनी है, हाउ मच सिग्नल्स, मोस्टली फ्रॉम विच चैनल्स, mostly from which channels such as Facebook, Google Plus, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Reddit, पूरा एक्सेट्रा, मतलब ठीक है कौन कौन सी साइट से आ रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो चीज़ इसके अलावा इवेल्युएट करने वाली है वो क्या है कि जनाब नंबर ऑफ पेजेस इंडेक्स इन गूगल वर्सेस नंबर ऑफ पेजेस ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। इसको एनालिसिस करना। साइट फेविकॉन का किसी को पता है साइट फेविकॉन क्या होता है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से सवाल बीच में इसलिए कहता हूँ ताकि अगर कोई सो रहा है तो वो उठ जाए, ठीक है।
और इसके अलावा अच्छा, आपको नहीं पता, रजा भाई को नहीं पता तो रजा भाई को दिखा देते हैं। रजा भाई ये छोटा सा अमेजोन का ए देख रहे हैं, ये छोटा सा जो ए आ रहा है जहाँ पे मेरा माउस का आ रहा है, ये छोटा सा ए देख रहे हैं फवाद भाई आपको भी? ये है फेविकॉन, ये साइट का फेविकॉन है, ठीक है। गूगल का फेविकॉन ये है, छोटा सा जी आ रहा है, ठीक है। या आपकी वेबसाइट पे अगर नहीं आ रहा, बिल्कुल टॉप पे अगर ये नहीं आ रहा तो आप इसको डालें, ठीक है। ये इसे फेविकॉन कहते हैं, ठीक है। आपको जो चीज़ नहीं बीच में समझ आ रही हो साथ साथ वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी साइट HTTPS की तरफ है ये नहीं, वो क्या कहते हैं, अब तक आपने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया? अगर आपने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया है तो आपकी साइट ऑटोमेटिकली HTTPS वाली हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीन पोज नहीं होती, इसे स्क्रीन पोज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना इमेज अच्छा जाता है कि आपका जैसे जमान मैंने को ब्रांडिंग अच्छी होती है, इमेज अच्छा जाता है। इसके अलावा मोस्ट व्यूड पेजेस आपके कौन से हैं, और इसके अलावा आपको ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि पेजेस जिनके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कोई भी नहीं आ रही, आप उनको एवेल्युएट करके बताएं सर आपके इन पेजेस पर ट्रैफिक जरा नहीं आ रही, जान तो ये पेजेस को एडिट करें और इनमें कंटेंट डालें, या इन पेजेस को डिलीट करके इनका 301 रीडायरेक्ट लगा दें टू अदर पेजेस, ठीक है। ताकि ये पेजेस आपके जो ट्रैफिक नहीं, जिनके ऊपर क्या कहते हैं ट्रैफिक कोई नहीं आ रही है, आपकी वेबसाइट की वैल्यू को कम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा पेजेस विद पुअर कंटेंट, आप वो भी बताएंगे यार ये चीजें हैं जिसके ऊपर पेजेस में पुअर कंटेंट है, ठीक है। यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए एसईओ ऑडिट। एसईओ ऑडिट, अब एसईओ ऑडिट के हवाले से किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। चलें, गुड हो गया। चलें, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? बाकी सारे लोग हैं, फवाद भाई हैं, रज़ा भाई हैं, रमज़ान भाई हैं और दानिश भाई हैं, और कौन है? किसी के पास कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा टाइम स्पीकिंग के काम करेंगे, अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो। वो है गूगल एनालिटिक्स को ओवरव्यू करना, ठीक है। एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है। और इस दफ़ा वेबसाइट को जो एनालाइज करेंगे वो हम क्लाइंट की करेंगे। रमजान भाई, प्राइसिंग के हवाले से यह आपको देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है, ठीक है। एक काम लेट से मैं मिसाल के तौर पे, आप एक काम $250 का करते हैं और मैं वो काम $10 का करता हूँ, फ़र्क क्या है? फेस वैल्यू का भी तो फ़र्क है नहीं यार। आपके पास 200 फाइवर के रिव्यूज़, आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपके काम के फ़र्क होगा अंदाज। मैं नया बंदा आया हूँ फाइवर में, नया मेरे प्रोफाइल है, मुझसे $5 ज़्यादा किसी ने देने नहीं है पैसे। हमें ये भी देखना पड़ेगा, फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा हमारा अपना तजर्बा कितना है इस फील्ड के में, हम और हम दे क्या क्या रहे हैं। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कंपेटिटर क्या क्या देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी देखिए फिर प्राइसिंग एनालाइज होगी यार हम क्या प्राइस दे सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड गिग जो मैं आपको बताई, जो देनी चाहिए और लोगों को करवाना चाहिए। आप मिसाइज करेंगे जनाब, एसईओ ऑडिट इज अ नीड ऑफ आर, आपको जो हर 3-4 महीने बाद करवाना चाहिए, ताकि आप देखें जिस तरह खुदा नास्ता आपको कोई सखत बीमारी बता दी जाती है कि यार एक बंदे को सख्त बीमारी हुई है, तो आप क्या करते? एक डॉक्टर पे नहीं जाते, 2-3 डॉक्टर से चेक करवाते। ऐसे ही है ना, 2-3 डॉक्टर्स को करवाते। सर आप भी बता दें, क्या डॉक्टर साहब आपके क्या ख्याल में ये बीमारी ये है, इसका क्या इलाज होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? 2-3 लोगों से आप राय लेती है ना, लेते हैं नहीं लेते? बिल्कुल यही ऑडिट है, यही ऑडिट है, इसी का नाम। वो आप डॉक्टर का ऑडिट है, यह एसईओ का ऑडिट है। आप उनको भी एम्फसाइज करेंगे, क्लाइंट्स को एजुकेट करेंगे ना कि सर ये आप बिलाशुबा एसईओ सर्विस मुझसे ना लें, पर आप ऑडिट तो मुझसे लें, ठीक है। इसी तरह करवाने की बात होती है। और मोस्टली करती क्या है कंपनीज, इन हाउस ऑडिट ही करवाती हैं। कहती हैं कि सर आप ऑडिट के अलग पैसे लें, ऑडिट वाला बंदा अलग है हमारी कंपनी का बंदा, मगर वो अलग बंदा वो ऑडिट करेगा मेरी सर्विसेज को और वो आपको बताएगा जनाब ये चीज़ें मिसिंग है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अब हम आते हैं, ओके हो गया ऑडिट तक, ओके। अब आते हैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर कि यार गूगल एनालिटिक्स को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था कि यार ये दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग।
रमज़ान भाई का सवाल आया है कि आई हैव नो आइडिया हाउ मच शुड चार्ज टू क्लाइंट। क्लाइंट कहते हैं कि ये एडवर्ड्स है इनका, बताओ कि आप कितना चार्ज करोगे, इन कितना टाइम लगेगा, तो मुझे कितनी प्राइसिंग देनी चाहिए। अच्छा रमज़ान भाई, टिपिकली ना एडवर्ड्स के वाले से आप देख लें, मैं यूजली देखा है कि $100 का कैंपेन सेटअप होता है, फिर कैंपेन सेटअप $50 का भी होता है, कैंपेन सेटअप $200 का भी होता है। डिपेंड करता है आपकी अपनी जो है आपकी सेल्स पिच के ऊपर। ठीक है, आपका अपना तजर्बा के ऊपर स्टार्टिंग करने तो आप $50 में भी कैंपेन सेटअप दें। और साथ इसके अलावा ना, अगर कैंपेन मैनेजमेंट होती है एडवर्ड्स में, वो होती है परसेंटेज के ऊपर, कि मैं तो परसेंटेज के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप एसईओ, अगर आप एसईओ की बात करें सर, ये आप एक काम करें ना, आप जाएं, जाके फाइवर के ऊपर जाएं और पीपल पर आर पे जाएं। ठीक है, यहाँ जाके एनालाइज करें कि जो गिग्स आप देना चाह रहे हैं उनके मोस्ट लोग चार्ज क्या कर रहे हैं। ठीक है, दो साइटें, पीपल पर आर और फाइवर। ठीक है जी, पीपल पर आर पे आती हैं आवरलीज। ठीक है, इनको जाके यहाँ पे देखेंगे लोग क्या क्या चार्ज कर रहे हैं, और fiverr.com पे देखेंगे यार लोग यहाँ पे क्या चार्ज कर रहे हैं जो सर्विस आप दे रहे हैं। दिस विल हेल्प यू एन आइडिया कि आपका क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। देखिए, बिजनेस करने के लिए ये है बिजनेस, मैं थोड़ा सा कहूँगा बिजनेस। बिजनेस आपने करना तो आपको पता तो होना चाहिए ना मार्केट का रेट क्या चल रहा है। देखो, लेट से एक बंदा पीपल पर आर पे $50 की सर्विस दे रहा है और वही सर्विस $100 की दे रहे हैं, तो आपसे वो क्यों लेगा। या तो आपको बहुत बड़ा नाम होगा, या आपका बहुत बड़ा ब्रांड होगा, या लोग आपको जानते होंगे तभी, लेकिन नहीं तो नहीं लेगा वो। मेरा एक लेक्चर है फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। अगर आप कहेंगे तो वो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे लिख दीजिएगा, ग्रुप में वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट, उसमें मैंने ये प्राइसिंग और इसके हवाले से चले आप कर दें, जमान भी करते तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसमें मैंने सारा बड़ा गाइड किया हुआ है कि कैसे में प्राइसिंग करनी चाहिए, किस तरह से मैं फ्रीलांसिंग के हवाले से रेटिंग किस तरह सेट करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से हम क्लाइंट एक्वायर कर सकते हैं, सारी स्ट्रैटेजी उसमें है। अच्छा, अब हम आते हैं गूगल एनालिटिक्स की तरफ। मुझे सिर्फ 10 सेकेंड दीजिएगा। रमजान में मैंने ऑलरेडी वेबिनार किया हुआ है, वो जमान में कह रहे हैं, वो मैं दे देता हूँ, वो जमान में के पास होगा, वो दे देते हैं आपको। अच्छा जी, अब हम आते हैं गूगल एनालिटिक्स की तरफ। देखिए, गूगल एनालिटिक्स के बारे में मोस्टली लोगों को चीज़ें पता होंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिविजन करना चाहता हूँ कि जो फंक्शंस जो नहीं पता हम डिस्कस करें, शायद आप लोग भी मुझे थोड़ा सा गाइड कर सके। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स जो है एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है जो चलते इसके लिए वेबसाइट खोलते हैं google.com/analytics। अच्छा, आप रजा भाई, आप ही वो फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट का लेक्चर सुनेंगे ना, तो आपको उसमें मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स। ठीक है, वेबसाइट्स की टेंशन नहीं लेनी। पर आप अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जाते हैं साइन इन पे। अब जो मैंने एक वेबसाइट को जो इंतखाब किया है, वो हमारे कस्टमर हैं। ठीक है, पाकिस्तानी कस्टमर हैं, उनके एनालिटिक्स को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, उनकी वेबसाइट का नाम है Jaman.pk। ठीक है, इन्हीं का हम आगे गूगल वेब मास्टर टूल भी करेंगे। ठीक है, वेबसाइट थोड़ी सी खोल के दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये इनके एनालिटिक्स को डिस्कस करेंगे। ये वेबसाइट है Jaman.pk। ठीक है जी, ये एक जो है ना ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ई कॉमर्स का है, क्लाइंट है हमारा। ठीक है, एसईओ के हवाले से उन्होंने सर्विसेज को हायर किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारी मंथली मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं, हमारे साथ क्लाइंट हैं, कोऑपरेटिव बड़े अच्छे, बड़े प्यार करने वाले क्लाइंट है हमारे। ठीक है, और इनके डेली के करीब 100-150 ऑर्डर डेली प्रोसेस करते हैं ये। ठीक है जी, ये वेबसाइट को जनरल एक ओवरव्यू मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है। अच्छा अब इनका खोलते हैं एनालिटिक्स, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पे इनका एनालिटिक्स खोलते हैं। नाम है इनका जेवन, ये खोल गया, ठीक हो गया। गूगल एनालिटिक्स में ये हमारा एक है ऑडियंस ओवरव्यू, जहाँ पे हम मोस्टली देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 27 दिनों से रिलेटेड कि यहाँ पे क्या ट्रैफिक आ रही है। गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, पता है सबको। कुछ चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे सेशंस हैं। एक बंद आप देखिए 11,085 लॉगिन सेशन 13,022 है। इसका मतलब ये है कि एक ही बंदे ने दोबारा आके खोला है। मैंने लेट्स से सुबह में भी वही वेबसाइट खोली थी और शाम में भी आकर जब जैमिन खोला तो वो 2 सेशन, एक यूजर 2 सेशन हो गए। ये हर यूजर रिफ्रेश होता है 24 घंटे बाद। तो अगर मैंने 24 घंटे में 1 से 2 दफ़ा खोली तो वो सेशन हो जाएंगे, और जितने पेज खोले वो मेरे पेज यूज हो जाएंगे। 5 पेज खोले तो 5 पेज यूज हो जाएंगे। एवरेजली 2 पेज व्यूज पर सेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ पे, पर सेशन के हर विजिट में 2 दफ़ा लोग आके पेज खोलते हैं। एवरेज सेशन ड्यूरेशन 1 मिनट 42 सेकेंड का है। बाउंस रेट है 71%। बाउंस रेट जितना कम हो अच्छा है। 83% लोग हैं जो न्यू लोग आए हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ये एनालिटिक्स को यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा इसी में एक फंक्शन है आगे कंपैरिजन का है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मेरे सामने आगे लैंग्वेज आ गई, कंट्रीज, कौन सी कंट्री से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। व्यू फुल में जाऊँगा फुल आ जाएंगी। सिटीज़, टॉप 10 सिटीज़ आ गई, ठीक है। ब्राउज़र, यहाँ पे अब ब्राउज़र्स देख सकते हैं, जो उनसे ब्राउज़र्स हैं वो आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्विस प्रोवाइडर पे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं इसकी एक है टाइप बिहेवियर की, ठीक है। इधर आएंगे हम बिहेवियर को समझेंगे यहाँ से। चलिए इस वाले को बिहेवियर को बाद में, ये वाला बिहेवियर को पहले समझ लेते हैं। वो जब हम बिहेवियर पेज पे आए तो हमारे सामने एक तो हमारे टॉप 10 पेजेस भी आ गए जो हमारे खुले हुए, जो लोगों ने मोस्टली खोले इस दिनों में, ठीक है। ये हमारे बिहेवियर के डाटा भी आ गया। अच्छा फिर इसके बाद आती है बात साइट स्पीड की। एनालिटिक्स से हमने साइट स्पीड भी देख ली, बिहेवियर के अंदर ही चीज़ें हैं ये, ठीक है। एवरेज पेज लोड टाइमिंग भी आ गया हमारे पास सारा डाटा आ गया। ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि गूगल एनालिटिक्स के जरिए क्या क्या चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। पेज टाइमिंग, काम का भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कन्वर्जन टैग इन्होंने इंस्टॉल नहीं की हुई तो दिखाने का फायदा नहीं है, ठीक है। रियल टाइम में कि जनाब अभी देखने के लिए कितने लोग वेबसाइट पे आए हुए हैं, तुम रियल टाइम में चले गए। अभी 4 लोगों ने वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है। 4 में से एक ने मेन पेज खोला हुआ है, ये बाकियों ने ये खोला हुआ है, ठीक है। 4 लोग यहाँ से आए हुए हैं, सोशल ट्रैफिक यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। उनकी लोकेशन मैं यहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ। 2 पाकिस्तान, अब 3 हो गए हैं, 2 पाकिस्तान से एक म्यांमार से है। ट्रैफिक सोर्सेज में देख सकता हूँ साथ साथ। एक हमने डायरेक्ट खोला हुआ है, एक ऑर्गेनिक आया हुआ है और एक सोशल मीडिया फेसबुक से आया हुआ है, ठीक है। ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के जरिए, ठीक है। अब लेट से हम इसके बाद आते हैं, एक है एक्विजिशन, ये यहाँ पे एक्विजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम इसको ओवरव्यू करते हैं। ये हमें बताता है कि जनाब हमारे पास टोटल ट्रैफिक के चैनल्स कौन से हैं, कहाँ से ट्रैफिक आई भी है, ऑर्गेनिक कितनी है, सोशल कितनी है, डायरेक्ट कितनी है, पेड सर्च कितनी है, रेफरल कितनी है। लेट्स से हम सोशल खोलते हैं
तो हमारे पास बता देता है कि कौन कौन से चैनल्स में सोशल में आई है ट्रैफिक, जैसे फेसबुक से आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है मेनली, और यूट्यूब वगैरह से तो बहुत कम आ रही है। फिर यहाँ पे इनका बाउंस रेट, एवरेज विजिटर ड्यूरेशन जो फेसबुक से आ रहा है, इंस्टाग्राम से जो आ रहा है वो कितनी देर स्पेंड करता है, जो पिंटरेस्ट से आ रहा है वो कितनी देर करता है। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने ऑडियंस टाइप की तरफ वापस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आके अब यहाँ अच्छा वेबसाइट ऐड करने का तरीका बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को भाई, ये आप पहले देख लें। ये कंपैरिजन है, ठीक है। लेट से मैं कंपैरिजन करता हूँ 1 से लेके 27 तक का। ठीक है, तुम्हारे सामने क्या आ रहा है जनाब, डाटा आ रहा है। ठीक है, हो गया। इसका मतलब क्या कि जी ट्रैफिक हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये कंपैरिजन शुरू हो गया। ठीक है, बाउंस रेट क्या चल रहा है, बाउंस रेट कम हुआ है। देखिए 71.53 था, पिछले महीने था 80.56, मतलब वेबसाइट बेहतर हो रही है जब से हमारे क्लाइंट बने, काम अच्छा हो गया। ठीक हो गया, वो तो सिर्फ बात ही है, मोटी बात ही है, हमने अपनी तारीफ करवा ली। बट जो चीज़ मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक्विजिशन, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बढ़ी है, सोशल मीडिया की ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डायरेक्ट बढ़ गई है। पेड इनकी कम हुई चूँकि इन्होंने पैसे बहुत कम लगाए हैं पेड के ऊपर, मोस्टली फेसबुक के जरिए अपने ऐड चलाते हैं, वो काफ़ी कम चलाई है। ये सारे एनालिसिस हैं जो हम इसके जरिए कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स के जरिए। गूगल एनालिटिक्स के हवाले से कोई सवाल होता है तो आप मुझसे अब कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं इसके एडमिन पैनल में। जब हम एडमिन पैनल में जाते हैं तो यहाँ से हम जाएँ और जाके क्रिएट न्यू व्यू करेंगे, यहाँ से जाके हम क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी कर सकते हैं। लेट से ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ। मैं यहाँ जाके एक ऑप्शन होती है क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी की, यहाँ के जरिए मैं लेट से अपनी वेबसाइट का नाम रख के क्रिएट करके उस पर ट्रैकिंग कर सकते हो। इस वेबसाइट का नाम मैंने रखा है रज़ा, रज़ा मैंने वेबसाइट का नाम रखा है, और इसका नाम रखा है रज़ा.com। ठीक है जी, मैं यहाँ जाऊँगा, जाके अपनी नीश कोई सी भी नीश एंटर कर दूँ टाइमिंग के हवाले से जो आपने मैंने करके, इसके बाद जो मुझे एक ट्रैकिंग कोड मिलेगा वो मैंने अपनी हर वेबसाइट के पेज पे डालना है। ठीक है, इसके जरिए मेरी वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी न्यू ऐड हो गई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो बनाई थी। ठीक है, मैं बाकी वेबसाइट नहीं दिखा सकता, कुछ वजह हाथ है, बट यहाँ भी प्रॉपर्टी मेरी रजा ऐड हो गई। ठीक हो गया, और ये कोड मैंने अपनी वेबसाइट के हर पेज पे डालना है ताकि ट्रैकिंग हो सके। ठीक है रजा भाई, आपका सवाल का हल हो गया, और किसी का गूगल एनालिटिक्स रिलेटेड सवाल हो तो यहाँ तक कर सकता है। किसी के पास गूगल एनालिटिक्स के हवाले से सवाल हो तो वो कर सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं गूगल वेब मास्टर टूल की तरफ। अच्छा, गूगल वेब मास्टर टूल में भी इन्हीं इन्हीं की वेबसाइट को जो है ना हम करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक हो गया, अब हमने गूगल पे सर्च किया गूगल वेब मास्टर टूल्स। ठीक है जनाब, अब ये देखेंगे, बेसिकली ये गूगल का सर्च कंसोल है। ठीक है, यहाँ के जरिए आप गूगल के साथ अपडेटेड रह सकते हैं, ये क्वेरीज वगैरह के बारे में बताता रहता है। और जल्दी से हम बगैर आपको वेबसाइट्स कम दिखाए, हम यहाँ से लेट से इस प्रॉपर्टी पे साइन इन कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक हो गया, ये हम यहाँ पे एंटर हो गए। ठीक है, अगर इन केस हमारा जो है, अब हम जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे jamin.pk पे एंटर हो गया। ठीक है, एक तो यहाँ पे अगर कोई मैसेज वगैरह आया हो कि लेट से आपकी रैंकिंग ख़राब हो गई है, कोई गूगल की तरफ से कोई मैसेज हो तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट में कोई मसला आया हुआ है जिसको ठीक करना लाजमी है। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है। सेकेंड चीज़, गूगल वेब मास्टर टूल जो है वो हमें बताता है हमारे सर्च एनालिटिक्स के बारे में। ठीक है, चूँकि आप गूगल एनालिटिक्स के जरिए एग्जैक्ट क्वेरीज का नहीं पता लग सकते, चूँकि गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी है जिसके तहत आप एग्जैक्ट
टर्म क्वेरी जिसके जरिए विजिटर आपकी वेबसाइट पर आए वो गूगल एनालिटिक्स के जरिए नहीं देख सकते। ठीक है, उसको देखने के लिए आप यहाँ जाएंगे सर्च एनालिटिक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ जाएं, यहाँ हम जाके यहाँ पे देखेंगे, मैं लेट्स से सारे इंप्रेशन डाल देता हूँ, CTR डाल देता हूँ और पोजीशन डाल देता हूँ। ठीक है जी, तो मुझे पता चल जाएगा कि जनाब की किन कीवर्ड से हमारी मोस्टली ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, और इन कीवर्ड्स पे हमारी पोजीशन क्या है, ये हमारी पोजीशन है। ठीक है, और ये हमारे इंप्रेशन हुए थे इस कीवर्ड पे जब सर्च किया और इतने हमारे विजिटर आए। ठीक है, अगर मुझे डाउट हो कि मैंने देखना हो तो लेट से मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसको खोल कर देखता हूँ, इस कीवर्ड को देखता हूँ गूगल पे कैसा आता है, ब्लैक कार परफ्यूम इन पाकिस्तान। ये मैं सर्च करूंगा ब्लैक कार परफ्यूम इन पाकिस्तान, तो नंबर 1 पे है दराज डॉट पी के और नंबर 1 पे है जामन डॉट पी के। ठीक हो गया, ठीक है जी, नंबर 3 पे भी है जामन डॉट पी के। ठीक है जी, यहाँ से मैंने देख लिया। ठीक है, इसी तरह लेट से मैं रॉयल परफ्यूम प्राइस इन पाकिस्तान सर्च करता हूँ, देखता हूँ तो जनाब यहाँ पे नंबर 1 पे केमू है और नंबर दूसरे पे जामन है। ठीक है जी, अब यहाँ पे दराज चौथे नंबर पे चला गया, रॉयल परफ्यूम तीसरे पे है। ठीक है, ये सारा डाटा मैं जो जो कीवर्ड्स के जरिए मेरे पे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अच्छा, ये CTR मुझे हेल्प करेगा बताने के लिए कि मेरा टाइटल अट्रैक्टिव है या नहीं है। लेट्स से अब यहाँ ये देखें कि मेरा CTR कम किसके ऊपर है। लेट्स से इस कीवर्ड के ऊपर 286 इंप्रेशन हुए और मेरा CTR है 9.79। इट मीन्स कि मेरा CTR अच्छा नहीं है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब देखें इस कीवर्ड में उससे ऊपर एक कीवर्ड है उसमें मेरी एवरेज पोजीशन 4.5 है बट मेरा CTR है 22.7 या मेरा CTR है 9.7। ये बात मुझे किस चीज़ में हेल्प करेगी डिटरमिन करने में, क्या चीज़ हेल्प करेगी इससे, क्या मैं चीज़ डिटरमिन कर सकता हूँ, क्या मैं चीज़ इस चीज़ से डिटरमिन कर सकता हूँ, कोई बताएगा क्या मैं चीज़ इस चीज़ से डिटरमिन कर सकता हूँ कि सरकार मेरा 9th नंबर वाले कीवर्ड है जिसमें मेरे 286 इंप्रेशन है और CTR 9.79 है। ठीक है, और इसके मुकाबले पे मेरा एक कीवर्ड है जो इसके ऊपर मेरी एवरेज पोजीशन इससे बुरी है, इसमें तो 2.9 इसमें 4.5 है मगर इसमें CTR ज़्यादा है। इस बात का क्या मतलब हुआ जी, बिल्कुल नुमान भाई ने सही कहा कि मेरा टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है, तो मुझे अपने टाइटल अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे। ठीक है, तो मैं अपने टाइटल के ऊपर काम करूँ, इस टाइटल को बेहतर बनाऊँ। ठीक है जी, अब जैसे लेट से अब एक कीवर्ड है रॉयल परफ्यूम। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरा CTR इतना बुरा है, इट मीन आई नीड टू वर्क बिकॉज अगर मेरा मेमोरी परफ्यूम प्राइस भी मेरा CTR 59% है तो मेरा यहाँ पे भी बेहतर होना चाहिए। ठीक है जी, ये मेरे पास डाटा यहाँ से ये आ गया, जहाँ मेरा CTR इस कीवर्ड पे कम है मैं यहाँ से बेहतर करूँ, अपने टाइटल्स इंप्रूव करूँ। हमें गूगल वेब मास्टर टूल के जरिए ये चीज़ भी पता चल गई। फिर इसके अलावा मैं यहाँ से ये देख लूँ जनाब की मेरी वेबसाइट पे लिंक्स कितने हैं। टोटल लिंक है 5820 मेरी वेबसाइट की तरफ लिंक आ रहे हैं। ठीक है जी, ये मेरे एंकर टेक्स्ट्स वगैरह हैं, इसके वाले से मेरा मोस्ट लिंक कंटेंट कौन सा है वो ये है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लिंक्स मेरी मेन वेबसाइट पे आए हैं, सेकंड इस पेज पे आए हैं, फिर इस पेज पे आए हैं, फिर इस पेज पे आए हैं। ये मेरी इंटरनल लिंकिंग की हुई है मैंने आपस में। ठीक है, वो यहाँ सारी नज़र आ रही है। ठीक है जनाब, एक दूसरे से लिंक, ये सब ज़्यादा पेजेस हैं, ये पेजेस की सब ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग हुई है। जाहिर सी बात है हर प्रोडक्ट कैटेगरी पेज में होम पेज पे तो जाना ही है ना। ये मैनुअल एक्शन लेट से अगर मुझे कोई वार्निंग शॉर्निंग मिली हुई है या अगर कोई मुझे नोटिस आया हुआ है तो मैं यहाँ पे मैनुअली अपने आप को ठीक करूंगा। कोई नहीं आया बस यहाँ पे नो मैनुअल वेब एक्शन स्पैम फाउंड आया नज़र। ये है कि लेट से अगर मेरा वेबसाइट किसी कंट्री स्पेसिफिक है तो मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ इंटरनेशनल में। ठीक है, यहाँ जाके मैं कंट्री में भी जब
यहाँ पे जैसे मैंने अपनी सेटिंग पाकिस्तान के हवाले से की हुई है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल वेबसाइट हो, किसी कंट्री स्पेसिफिक हो, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये आगे मोबाइल यूजेबिलिटी है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जनाब मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है या नहीं है, उसके हवाले से बताएगा ये, ठीक है। इसने बता दिया कि जनाब 8 पेजेस हैं जिस वेबसाइट पे इशूज़ हैं, ठीक है। तो क्या इशू है? 8 पेजेस पे इशू है, कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन है। दूसरा क्या इशू है? क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर, यानी कि एक क्लिक और दूसरा क्लिक दोनों इकट्ठे हैं, कंफ्यूजन में वहां से वहां क्लिक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इन 8 पेजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो उन्होंने मुझे पेजेस दे दिए, ठीक है। ये वाले पेजेस हैं जिनके ऊपर काम करने चाहिए मुझे, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मुझे टूल क्या क्या इशूज हेल्प कर सकते हैं। गूगल वेब मास्टर टूल है, ये क्या क्या चीज़ों में मुझे दिखा रहा है हेल्प करके, ठीक है। फिर इसके बाद लेट्स से चलो सर्च अपीयरेंस भी हो गया। अच्छा, ये सर्च अपीयरेंस को देख लेते हैं। ये मेरा स्ट्रक्चर डाटा है जनाब, ठीक है। ये schema.org एक वेबसाइट स्ट्रक्चर है, उसके वो यहाँ माइक्रो फॉर्मेट। अच्छा, ये वहाँ पे इशूज बता रही है, इतना बड़ा इशू नहीं है ये वाला। ठीक है, ये अगर मैंने कुछ पेजेस को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा अगर मेरे कहीं एचटीएमएल इम्प्रूवमेंट वगैरह है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि लेट्स से मेरी पेजेस है डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं यहाँ से पता करूँ जनाब, ये कुछ जो पेजेस हैं जिनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन है वो एक है, जिनकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है वो 48 हैं। डुप्लीकेट टाइटल टैग 117 है, जो कि मुझे निकाल के दे रहा है कि यार ये इशूज़ हैं जिनको हमें अपनी वेबसाइट को करेक्ट करना होगा, ठीक है। ये स्टेबल इम्प्रूवमेंट्स वगैरह बता रहे हैं, इनके मुताबिक हमें चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी। ये टूल का एक फ़ायदा है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें जो है ना। अगर जी मोस्टली आप लोगों को पता होगा, मैं तो वैसे ही रिव्यू करवा रहा हूँ। यूजुअली तो ये एक्टिवेट होना चाहिए, पर इन्होंने हमने क्लाइंट से डिस्कस भी करना है। मेरे अपनी वेबसाइट पे तो, अपने ब्लॉग पे तो एक्टिवेटेड है एक्सलेटेड मोबाइल पेजेस, बट ये भी करनी चाहिए कि मोबाइल पेज हाल ही मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना काम नहीं, मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए वेबसाइट। ये हम ये यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है गूगल इंडेक्स। यहाँ से हम देख सकते हैं इंडेक्स स्टेटस के हमारे कितने पेजेस इंडेक्स हैं, ठीक है। टोटल इंडेक्स हमारे 20,000 पेजेस। अच्छा जनाब, हम कहाँ से कहाँ चले गए? टोटल हमारे जनाब 20,155 पेजेस इंडेक्स है। अगर किसी को मैं रोका और ब्लॉक बाय रोबोट्स वगैरह तो यहाँ पे वो भी आ जाता है, ठीक है। बट ये इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये अनलेस एंड अनटिल आपने कोई पंगा लिया हो, आपको इस चीज़ से कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। कोई पेजेस जिनको आपने ब्लॉक किया गूगल ने इंडेक्सेशन वगैरह के वाले से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ वेबसाइट्स वगैरह जो आपके पेजेस जो आप एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, वो आप अपनी वेबसाइट को रिमूव यहाँ से कर सकते हैं। ये रिमूवल इश्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं। अब आ गया था गूगल क्रॉलिंग एरर्स का। गूगल का जब स्पाइडर आया था आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हुए, अगर कोई एरर्स वगैरह आए हैं तो वो क्रॉल एरर्स में यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये पेज है, यहाँ से मैं टिक कर दूंगा तो फिर बाद में हो जाएगा। अगर मैंने फिक्स कर दिया तो ये मेरे 404 एरर्स हैं जो कि क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते पेजेस, मगर ये रीडायरेक्ट हो जाते हैं 404 पेज के ऊपर। और ये वो पेज हैं जिनको 404 पेज लगा ही नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हमें कस्टम 404 पेज चाहिए यहाँ के लिए, ठीक है, इन सब पेजेस के लिए, ठीक है। और इन पे रीडायरेक्ट चाहिए 4,711 हैं, ठीक है। मैं वैसे दिखा रहा हूँ, नहीं कोई नुकसान नहीं होता।
मगर आपको अपनी नहीं, फैच करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फैच करिए आपने वेबसाइट के, गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट को किस तरह डाटा उसने रिकॉर्ड किया उसको फैचिंग करना कहते हैं। कि फैच एज गूगल के, गूगल ने आपकी वेबसाइट को किस तरह से अपने रिकॉर्ड में रखा हुआ यहाँ पे आता है। क्रॉल स्टैट्स, क्रॉल कितने पेजेस वगैरह गूगल ने किए हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, क्या डाटा वगैरह डाउनलोड किया, वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाता है। हमारे पास robots.exe की फ़ाइल नहीं है, फ़ाइल होना बहुत ज़रूरी नहीं है। साइट में आपकी फ़ाइल होना भी बहुत ज़रूरी नहीं है, हो जाए अच्छी बात है, ना हो कोई गाल नहीं, ठीक है। हो जाए तो अच्छा हो जाता है, सारे पेजेस इंडेक्स जल्दी हो जाते हैं। ई कॉमर्स के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये साइड मैप था, ठीक है जनाब, और साइड मैप के जरिए इतने पेजेस इंडेक्स हुए, सबमिटेड 9474 हुए, जिसमें से 9461 यानी कि 9461 पेजेस इंडेक्स हुए आउट ऑफ 9474 पेजेस वगैरह। सारा यहाँ पे आपके अपडेट साइड मैप वगैरह के हवाले से अपडेट, तो कोई इशू वगैरह हो तो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। अगर आपको कोई यूआरएल पैरामीटर्स वगैरह में, यूआरएल स्ट्रक्चर में अगर कोई इशू वगैरह हो तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं गूगल, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इसलिए इसने कहा कि कोई मसला नहीं है आपकी वेबसाइट पर। अगर कोई सिक्योरिटी के वगैरह के वाले से इशू हो तो वो सिक्योरिटी इशूज़ में जाएंगे, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। करेंटली वी हैवंट डिटेक्टेड एनी सिक्योरिटी इशू विद योर साइट कंटेंट, तो यहाँ पे आ गया कि कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है जनाब। अदर रिसोर्सेज हैं कि जनाब जिनके ज़रिए आप पेज स्पीड, ये सारी गूगल की सेकेंडरी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने जाके देखनी हो। नाउ लेट्स कमिंग बैक, यहाँ पे गूगल वेब मास्टर टूल के हवाले से कोई सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। किसी के पास गूगल वेब मास्टर टूल के हवाले से सवाल हो तो कर सकते हैं। हम्म, चलिए फिर अगर नहीं हो तो फिर हम फिर रिवीजन पे आते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। एक हमने डिस्कस किया, आज हमने ई कॉमर्स एसईओ को डिस्कस किया। एक हमने डिस्कस किया साइट ऑडिट को। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया है, उसको देखते हैं जनाब। बहुत ज़बरदस्त हो गया जमान भाई, जज़ाकल्लाह आपका, ठीक है, थैंक यू, आपको पसंद आया। बैकलिंक्स को फैच करना चाहिए, बैकलिंक्स नहीं फैच होते, ये बेसिकली आपकी अपनी साइट फैच होती है गूगल की नज़र में कि क्या जो है ना आपकी साइट किस तरह का उनका रोबोट्स के, उनका जो क्रॉलर है, उनका स्पाइडर है, वो कैसे आपकी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है, उसको नज़र कैसे आ रही है, डिटेक्ट कैसे हो रही है, उसको फैचिंग कहते हैं। फैच करना गूगल की नज़र में ये होता है कि वो आपकी वेबसाइट को कैसे फैच करता है। आप वो आप सबमिट साइट से, वो आप आपके ऊपर है, अगर आपके बैकलिंक्स आपको फील होते। बट हम आगे से ना डिस्कस करेंगे, आगे कुछ लिंक इंडेक्सिंग सर्विसेज हैं जिनके जरिए हम अपने लिंक्स को इंडेक्स करवाते हैं, बैकलिंक्स को, वो डिस्कस करेंगे। जो सबमिट साइट टू गूगल है वो बेसिकली आपकी अपनी वेबसाइट को सबमिट करवाने के लिए बेहतर है, बेहतर फॉर्मूला हो जाता है। जो है गूगल की फेच, अब 18,000 आपने बैकलिंक्स बनाए हुए, कौन सा एक एक लिंक आप जाके सबमिट साइट करेंगे तो लिंक इंडेक्सिंग सर्विसेज हैं वो टाइट, वो आप अगर वहाँ लिख भी देंगे तो मैं वो डिस्कस कर दूंगा। आप अगर ग्रुप में लिख देंगे तो 1 आवर इंडेक्सिंग बहुत अच्छी वेबसाइट है लिंक इंडेक्सिंग के लिए, 1hourindexing.com। मैं ये साइट्स आपको भेज भी रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आप अपने लिंक्स को इंडेक्स करवाने के इशू हो रहा है तो सबसे अच्छी 1 आवर इंडेक्सिंग है। इवन मैथ्यू वुडवर्ड ने अपने एक रिव्यू में 1 आवर इंडेक्सिंग को नंबर 1 पे करार दिया हुआ है। बाकी लिंक इंडेक्सिंग की बहुत सारी, इंडेक्सिफिकेशन एक वेबसाइट बहुत अच्छी है, इंडेक्सिफिकेशन.com। ये वेबसाइट को इदरीस फारूक भाई ने रिकमेंड किया इंडेक्सिफिकेशन को, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो इदरीस फारूक भाई का, वैसे मैंने पर्सनली देखा है कि इंडेक्सिफिकेशन भी अच्छी है, बट 1 आवर इंडेक्सिंग सबसे अच्छी है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 1 आवर इंडेक्सिंग के साथ किया। बाकी आज का जो लेक्चर था, आज का लेक्चर कैसा गया, कोई सवाल वगैरह हो। ई कॉमर्स एसईओ ऑडिट, आज हमने चीज़ें रिवाइज की, ई कॉमर्स एसईओ के बारे में डिस्कस किया क्या होती है। फिर हमने एसईओ ऑडिट, हमने इसको देखा ये कैसे करते हैं। फिर हमने गूगल एनालिटिक्स को डिस्कस किया। फिर हमने गूगल वेब मास्टर टूल को डिस्कस किया। यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो प्लीज़ कर सकते हैं मुझसे। और कैसा रहा लेक्चर? थैंक यू जमान भाई, आपको पसंद आया, आप तो बहुत तारीफ कर देते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कामयाब करे।
और किसी के पास कोई ओपिनियन रिव्यू वगैरह आज के लेक्चर के बारे में? चले औसम, रमज़ान भाई को भी पसंद आ गया। चले, बहुत शुक्रिया रमज़ान भाई, आपको पसंद आ गया। कोई और किसी के पास सवाल या हो रिवीजन? चलें, थैंक्स, हो गया सर। क्वेश्चन है जी, प्लीज़ 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 क्वेश्चन करें, जमान भाई क्वेश्चन करें आप। हम्म, हम्म। एरे पर कंपटीशन 10 आ रहा है, मोस पर 40 और एस एम रश पर 80 है, तो उसको कुछ समझ नहीं। अच्छा, नंबर वन तो बात है कि एस एम रश जो है ना, कंपटीशन के हवाले से कोई अच्छा टूल नहीं है। कि अगर आपने एस का कंपटीशन देखना हो और जो वो नंबर बता रहा है, तो एस एम रश के नंबर रिलायबल नहीं है। मैंने ना रिकमेंड भी नहीं किया कहीं पे, ठीक है। एस एम रश का इस चीज़ के हवाले से मैंने रिकमेंड नहीं किया। वैसे मैंने एस एम रश को बहुत रिकमेंड किया हुआ है, बैकिंग ढूंढने में, गूगल एडवर्ड्स के हवाले से काफ़ी रिकमेंड, या पेड एडवर्टाइजिंग के हवाले से काफ़ी किया हुआ है, या बैकिंग्स निकालने हों, आपके कंपेटिटर्स देखने हो, कॉमन कीवर्ड देखने हो, किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना हो, उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है कि अगर कंपटीशन लेट से आर एफ के ऊपर 10 आ रहा है और मोस्ट के ऊपर 40 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, हर साइट को मैन्युअली देखना पड़ेगा कि हर साइट के कितने बैकलिंक्स आ रहे हैं, और क्या आइदर उनकी मेन डोमेन्स रैंक हुई हुई हैं या उनके सब पेजेस रैंक हुए हैं, और फिर सब पेजेस रैंक हुए तो मेन अथॉरिटी डोमेन कैसी है और इनके सोशल सिग्नल कैसे हैं। फिर हमें ना ये, अगर आपका एफ 10 है, मोस्ट 40, तो इसका मतलब क्या कि आप मैनुअल रिव्यू करें कि क्या हम इस पर टारगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट मेरे साथ वैसे बहुत दफा हुआ है कि आर एफ मेरा आ रहा हो 12-13 पे, मोस्ट मेरा 30-35 पे आ रहा होता है। वैसे इट्स नॉट एन इशू, अगर मोस्ट 40 भी है तो इट्स फाइन, आप इस पर कर सकते हैं टारगेट, क्योंकि आर एफ इस पर 10 है। बट फिर भी आप एक दफ़ा मैनुअल रिव्यू भी कर लें कि आइदर आप कंपेटिटर जितने बैकलिंक्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। एक कीवर्ड है, किस टूल के साथ है, कौन सा कीवर्ड है, थोड़ा सा बताएंगे आप किस टूल के बारे से बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा जमान में किस टूल के बारे में बात कर रहे हैं और क्या कीवर्ड, थोड़ा सा स्लाइड में एक्सप्लेन करें, तब तक मैं फवाद भाई का आंसर करता हूँ। शॉपिफाई बेसिकली फवाद भाई एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए ई कॉमर्स साइट बनाई जाती है। ये एक शॉपिफाई के जरिए भी हम ई कॉमर्स साइटें बना सकते हैं। जिस तरह आम वेबसाइटें वर्डप्रेस के जरिए बनाई जाती हैं, इसी तरह अगर ई कॉमर्स की साइट बनाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है शॉपिफाई, ठीक है। आप सेंड कर दें। और टूल के हवाले से आर एफ और मोजी सही है। एस सी एम रश को हमने कीवर्ड ऑर्गेनिक लिस्टिंग की कीवर्ड की कंपटीशन देखने के लिए मैंने रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये कीवर्ड देखा, बेस्ट गेमिंग रूटर, ठीक है। हमें ये कीवर्ड बहुत, मुझे जनरली बहुत टफ कीवर्ड लग रहा है। पर लेट से मैं कहता हूँ कि यार मैं इस पे देखूँ कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। लेट से हमारे पास ये कीवर्ड आया, एक तो हमें पता चला कि यहाँ पे स्निपेट आया हुआ है, ठीक है, सर्च स्निपेट आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार ये वेबसाइट यहाँ पे तगड़ी बैठी है, पुरानी देर की बैठी हुई है। अब सेकंड चीज़ क्या, पीसी गेमर, पीसी गेमर तो बड़ी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, ये तो बड़ी अमीर वेबसाइट है, ठीक होगा, बहुत बड़ा वेबसाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब ये पोजीशन लेना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। अच्छा, अब हम आते हैं आगे, नीचे वाली पोजीशन देखते हैं। अब ये देखिए, ये डोमेन है levelskip.com, ये आई हुई है यहाँ पे। इसको देखते हैं मजिस्टिक से कि इसके ऊपर कितने बैकलिंक्स हैं। अब हम अभी हम देख लेंगे एज ए डोमेन देखने लगे हैं, ठीक है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि उस पेज को कितने लिंक्स हैं। अब यहाँ देखें इसका ट्रस्ट फ्लो कितना है और साइटेशन फ्लो कितना है, बहुत हैवी डोमेन। अब इसी को हम देखते हैं आर एफ के ऊपर कि ये कितनी इसका यहाँ पे यू आर दिया गया और कितनी कीवर्ड पे रैंक हो रही है वेबसाइट, ठीक है।
जब इतना हाई TF CF है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा इस कीवर्ड पे टॉप 1-2 पोजीशन लेना मुश्किल हो गया। अब हमने यहाँ पे ये भी चला RF मेरा भी साइन इन नहीं है, वो मैं अब आप लोग के सामने साइन इन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा, डाटा निकालना पड़ेगा। अच्छा बाकी लेट से अब हम आते हैं इसके बाद थर्ड पोजीशन पे आते हैं। अच्छा अब आपको पता है ये 10-20 रैंक कर रही है इस बेस्ट वाले 10-20 का पता है आप लोगों में से किसी को 1020.com का? ये वो बंदा है जिसकी ये बंदा है, इसका नाम है लुकमान खान, ठीक है जी। ये बंदा पाकिस्तान से बिलोंग करता है और इसने इस वेबसाइट के जरिए एक महीने में $80,000 कमाया है, ठीक है। अच्छा अब PCMac.com अगेन वेरी फेमस वेबसाइट है, मैं नाम से मुझे इन साइटों का पता है। ये PCMac बड़ी फेमस वेबसाइट है, गैजेट रिव्यू बहुत फेमस वेबसाइट है, इसको तो डाटा देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसे ही बता दूं कि जनाब और टेक रेडार ये भी बड़ी फेमस वेबसाइट है। इतनी फेमस वेबसाइट इस मेन पेज के ऊपर आई हुई है, तो इसका मतलब क्या है? क्या आपका इस कीवर्ड में फ्यूचर नहीं है? इस कीवर्ड को आपने टारगेट नहीं करना। ये जो 10-20 है इसके बहुत जबरदस्त बैकलिंक, बड़े स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स हैं। आपको मैंने फॉर्मूला दिया था फ्लिपा वाला कीवर्ड निकालने के लिए, आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें फ्लिपा वाले की। चले अब हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड योर 10th सेशन हो गया। और जनाब चले जनाब अभी तक हम यहाँ पे ये रखते हैं डिस्कस, और अभी हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक हो गया। ये भी निकाल देते हैं। चले आज का लेक्चर ठीक रहा, उम्मीद करते हैं कि से रहा, ठीक है। उसी से निकाली है, उससे ही निकाली है, ठीक है। और भी निकाल के देखें, वहाँ पे जो छोटी साइट्स हैं उन पर फोकस करें जमान भाई। जो साइटें 100, 200, 400 डॉलर कमाती हैं ना पर मंथ, उन साइट से ऐसा पहले बना लें, उन पर रैंक कर लें, फिर बड़ी साइटों की तरफ जाइएगा। पहले उन साइट्स को देखें कि जो 100-200 डॉलर पर मंथ अमेजोन से कमाती हों, उनके जैसे आपने रेप्लिकास बनाने, फिर बड़ी साइटों की तरफ जाना। छक्का नहीं मारना, आउट हो जाएंगे। बाकी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं लेक्चर को ख़त्म करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।